नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम चर्चा करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। ऐसा फंड जिसने वॉलेटाइल मार्केट में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की है। तो बारीकियां समझेंगे इस फंड से रिलेटेड, मार्केट पर भी आउटलुक लेंगे क्योंकि हमारे साथ मिस्टर रौनक ओनकार मौजूद हैं जो कि फंड मैनेजर हैं पीपीएफएस म्यूचुअल फंड से। रौनक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम इस पर्टिकुलर फंड पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन पहले मार्केट पर भी आपके कुछ व्यूज़ लेना चाहेंगे। और सबसे पहले तो इस करंट मार्केट सिचुएशन को आप कैसे रीड कर रहे हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? क्योंकि देखते ही देखते निफ्टी अपने हाई से डिसेंट करेक्शन ऑलरेडी दिखा चुका है और अभी भी इन्वेस्टर्स के बीच में कॉन्फिडेंस की भारी कमी है, मन में बहुत सारी एप्रीहेंशंस हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ से मार्केट? नमस्कार दीपाली जी, धन्यवाद मुझे फायदेमंद फंड से बुलाने के लिए। जो मार्केट की आपने बात कही कि निफ्टी हाई से काफी गिर चुका है, ये जो है ना, ये मार्केट की एक फीचर होती है कि जब मार्केट हमेशा ऊपर जाते रहता है तभी ज्यादा कोई कंप्लेंट नहीं करते, पर जब फट से गिर जाता है तो सबके कॉन्फिडेंस लेवल्स हिल जाते हैं। पर आई थिंक ये इस पे चर्चा करने से अच्छा ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये मार्केट ऊपर नीचे क्यों होता है। ये किसी को पता नहीं कि कितने ऊपर जाएगा कितना नीचे गिरेगा। सो सबसे पहली चीज ये है कि प्रेडिक्शन पे ज्यादा विश्वास ना करें। दूसरी चीज है कि जो मार्केट ऊपर जाते हैं उसके फंडामेंटल बेसिस भी होने चाहिए। अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं लॉन्ग टर्म में और मार्केट ऊपर जा रहे हैं तो हम जो कंपनीज खरीद सकते हैं पोर्टफोलियो में उनकी वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हो सकती है। पर जब कभी कभी मार्केट प्राइसेस काफी ज्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं तो ये वैल्यूएशन जो होते हैं कंपनीज के जो पोर्टफोलियो में हम लोग बाय कर सकते हैं वो रीजनेबल नहीं होते, वो काफी एक्सपेंसिव और महंगे बन जाते हैं। तो ये परिस्थिति थी मार्केट में लास्ट ईयर, जब देखा हमने कि मार्केट के प्राइसेस काफी जल्दी ऊपर जा रहे थे पर कंपनीज के प्रॉफिट उतने जल्दी ग्रो नहीं हो रहे थे। सो ये जो लॉन्ग टर्म उतार चढ़ाव की जो सीरीज होती है, ये साइकिल होती है, ये मार्केट का एक फीचर है। सो इससे डरना नहीं है। पर जब कोई इक्विटी में निवेश करेगा तो उसे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही निवेश करना चाहिए। अगर यदि आपके पास कोई 5 साल से कम की राशि हो इन्वेस्ट करने के लिए, उसे इक्विटी में ना डाले। 5 साल से ज्यादा कोई राशि हो उसे इक्विटी में डाले। तो ये जो शॉर्ट टर्म की ऊपर नीच होती है मार्केट में, उससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और हिलेगा नहीं। अच्छा रौनक जी, एक चीज़ बताइए, जितनी करेक्शन हमने हाई से देखी है, क्या इतनी एंटिसिपेटेड थी? लग रहा था कि इतना मार्केट नीचे आ जाएगा? इसमें एंटिसिपेशन की बात नहीं है। जैसे मैं कह रहा था कि प्रेडिक्शन करना काफी डिफिकल्ट होता है कि ये प्राइस कहाँ पे जाएगी। जैसे मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है वैल्यूएशन की और उसके हिसाब से मार्केट मूव होते हैं। कहीं माइक्रो इवेंट भी होते हैं जहाँ पे करेंसी की फ्लक्चुएशन होती है या इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते हैं, उसके वजह से मार्केट जाती है नीचे। सो जो हमारी तरह इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने मार्केट में पूरी पूंजी इन्वेस्ट नहीं की थी, थोड़े से कैश में हम थे, हमारी यही ओपिनियन थी कि मार्केट जो है काफी एक्सपेंसिव हो गया था, काफी महंगा हो गया था। तो इसके लिए हम तो डिप्लॉय नहीं कर रहे थे पूरी पूंजी। पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि किसी को पता होगा कि कितना गिरना चाहिए मार्केट। लेकिन फिर भी डेफिनेटली रौनक जी, ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा, लेकिन फिर भी करंट मार्केट सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल्स को रीड करते हुए, सेंटिमेंट्स को समझते हुए, कोई तो व्यू होगा आपका कि यहाँ से अभी और थोड़ा डाउनसाइड बाकी है या यहाँ रुक सकता है मार्केट? क्या लग रहा है यहाँ आगे के लिए? मार्केट के ऊपर तो इतनी ओपिनियन नहीं है, बट अगर आप सेक्टर्स देखिए या कंपनीज देखें वहां पे ओपिनियन दे सकते हैं क्योंकि ये हम ट्रैक करते हैं। सो अगर कई सेक्टर्स है जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है पिछले 3 साल से अगर देखेंगे, तो वहां पे जो वैल्यूएशंस ऊपर चले गए थे उसमें करेक्शन हो रही है। कई सारे ऐसे सेक्टर्स है जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है अपने मार्केट में जो काफी सालों से उनके पीई मल्टीपल या वैल्यूएशन मल्टीपल काफी एक्सपेंसिव थे क्योंकि वो एकदम स्टेडी और सॉलिड बिजनेस है, पर उनमें उतनी ग्रोथ नहीं आ रही है। तो ये मल्टीपल्स करेक्ट होना शुरू हो गया है। तो वहां पे बॉटम तो किसी को पता नहीं है, बट ये मल्टीपल्स जो अचानक से ऊपर चले गए थे ये अभी करेक्ट होना शुरू हो गया है। ये काफी अच्छा सिग्नल है मार्केट का कि अर्निंग्स ग्रोथ अगर डिलीवर नहीं हो रही है तो कंपनीज को थोड़ा सा पनिश कर रहे हैं मार्केट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस करेक्ट कर रहे हैं। अच्छा रौनक जी, कई सारे फैक्टर्स का आपने भी जिक्र किया और हम डे टू डे मार्केट में उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिर चाहे वो ट्रम्प पॉलिसीज़ हो, करेंसी मार्केट का मूवमेंट हो, अर्निंग्स ही क्यों ना हो, अगर फिलहाल की स्थिति को देखें तो क्या कोई ऐसा फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है जो मार्केट के लिए अभी भी रिस्क पॉइज कर सकता है?
सबसे बड़ी रिस्क तो वही है, वैल्यूएशन अगर एक तरफ ऊपर जाने लगता है तो थोड़ा करेक्शन तो उसमें आ जाएगा। तो वो शुरू हो गया है, ऐसा लग रहा है कि काफी सारे सेक्टर्स में वैल्यूएशन थोड़े रीजनेबल बन गए हैं। जो बाकी जियोपॉलिटिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक इशू है, ये तो सारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट होंगे। तो इसमें जो कंपनीज थोड़े से एडवांटेज में है, जिनका एक्सपोर्ट बिजनेस है या जिनके मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में है और जिनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी कम होगी या सर्विस प्रोवाइड करने की कॉस्ट कम होगी, और जिनके पास थोड़ा बफर है प्रॉफिटेबिलिटी में कि अगर मार्केट की स्थिति और भी खराब हो गई तो थोड़ा प्रॉफिट अगर कम भी होता है इन कंपनियों में, तो ये कंपनी ज्यादा स्ट्रगल नहीं करेगी। तो ऐसी कोई कंपनीज है, ऐसे कोई सेक्टर्स है जहां पे इनका इम्पैक्ट, स्टॉक मार्केट प्राइस गिरने का इम्पैक्ट इतना तीव्र या इतना सिवियर नहीं होगा जितना कोई और कंपनीज में जहां पे ये फ्लेक्सिबिलिटी उनमें कम है। थोड़ा सा भी प्रॉफिट अगर कम हो गया तो उनके जो वैल्यूएशन थे अचानक से करेक्ट हो गए थे। अच्छा, अगर हम पीपीएफएस म्यूचुअल फंड की बात करें या आपके रोल की बात करें, तो क्या अब आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं इस करंट मार्केट में? आप डाउन साइड में आपने इन्वेस्ट किया है या अभी भी कुछ कैश पर हैं? कैश तो काफी सारा है हमारे पास, अभी 20% कैश है, जो ऑलमोस्ट पिछले ओके। 8-9 महीने से 20% कैश हमारे फंड्स में है। उसके कारण भी वही है कि मार्केट अगर टॉप से भी गिर रहा है तो भी जो कंपनीज की वैल्यूएशन है फिर भी इतनी रीजनेबल, इतनी अट्रैक्टिव नहीं है कि हम फटाफट पैसे डिप्लॉय कर सके। सो जिन सेक्टर्स में हमें लग रहा है कि वैल्यूएशन रीजनेबल है, वहां पे तो हम इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। वो हमारे पोर्टफोलियो का ऑलरेडी एक भाग है और उसमें हम इंक्रीमेंटल इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। पर जिन सेक्टर्स में हम ट्रैक करते हैं, हम स्टडी करते हैं, उनमें अभी भी वैल्यूएशंस इतने भी अट्रैक्टिव नहीं है कि जहां पे हम कॉन्फिडेंटली पैसे डिप्लॉय कर सके। सो डिप्लॉयमेंट हो रही है पर एग्रेसिवली या एकदम फास्ट डिप्लॉयमेंट नहीं हो रही है। ओके। अच्छा, अगर हम, जैसे आप बार बार वैल्यूएशंस का जिक्र कर रहे हैं और आपने जैसे पॉइंट आउट भी किया कि करंट मार्केट करेक्शन के बावजूद अभी भी वैल्यूएशंस काफ़ी जगह महंगी हैं, तो अगर समझना चाहें तो कौन कौन सी ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर आपको अभी भी वैल्यूएशंस महंगी दिख रही हैं? कौन सी ऐसी पॉकेट्स है जहां पर रिसेंट करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गई हैं? सो अगर आप अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है, जिसमें टॉप बैंक्स है लाइक कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस जो हमारे पोर्टफोलियो में है, उनमें वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव लग रही थी पिछले 2 सालों से, क्योंकि ये कंपनीज ग्रो हुई है। और अगर आप कंपेयर करें कोविड के पहले वाला समय और अभी का समय, प्रॉफिट तो ये कंपनीज ने ग्रो कर दिया है पर उनके स्टॉक प्राइसेस ने परफॉर्म नहीं किया है। तो इसकी वजह से ये वैल्यूएशन थोड़े अट्रैक्टिव हो गए। सो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक की जो सेक्टर है वहां पे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है। अगर आप आईटी सर्विसेज सेक्टर भी देखें, उसमें भी कोई ऐसे लार्ज कैप कंपनीज है जहां पे वैल्यूएशन थोड़े रीजनेबल है, ऑल्दो उनमें ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं आ रही है, बट उसमें भी ग्रोथ कोविड के कंपेयर करने के पहले से, पीरियड के पहले से अभी कंपेयर करेंगे तो ज्यादा ग्रोथ है। तो ये कंपनीज बड़ी हो गई है बट एट द सेम टाइम वैल्यूएशन उसमें थोड़ी रीजनेबल है। हमने 2 कंपनीज नई ऐड की है पोर्टफोलियो में पिछले 2 महीनों में। वो है एक हॉस्पिटल बिजनेस जो नारायण हृदयालय के नाम से है। सो हेल्थ केयर सर्विसेज में वो एक रीजनेबल एरिया है जहाँ पे हमें लगा कि ये हॉस्पिटल बिजनेस है, थोड़ा रीजनेबली प्राइस्ड है। और दूसरी एक ऑटो कंपनी हमने पोर्टफोलियो में खरीदी है, ऑटो कंग्लोमरेट है ये, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप। तो ये कंपनी भी थोड़ी रीजनेबल लग रही थी कंसिडरिंग उनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उनका जो ओवरऑल बिजनेस है जिसमें काफी सारे बिजनेसेस का वो एक ग्रुप है। और उसमें ऑटो कंपनी जो उनकी है वो भी अभी नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ग्रो कर रही है। तो उसकी वजह से उसके वैल्यूएशन थोड़े अट्रैक्टिव लग रहे थे, रीजनेबल लग रहे थे, तो वो हमने ऐड की है। सो ऐसे कई छोटे मोटे पॉकेट्स है जहाँ पे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। बट ओवरऑल मार्केट में अगर आप देखें जहाँ पे वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, फॉर एग्जाम्पल जो कैपिटल मार्केट वाले बिजनेस है जहाँ पे लाइक म्यूचुअल फंड है या ब्रोकिंग कंपनी है या वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस है जो काफी सिक्लिकल होते हैं, ये बिजनेसेस में वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव हो गई थी। अगर आप कंज्यूमर बिजनेस भी देखिए, उसमें भी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा करेक्ट नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए कंपेयर उनके ग्रोथ के हिसाब से।
और ऐसे भी कोई सेगमेंट्स है जहाँ पे जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग थीम चल रही है इंडिया में, कि मेक इन इंडिया की जो थीम चल रही है, उसके हिसाब से जो भी कंपनीज जिन्होंने प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव, जिनको पीएलआई इंसेंटिव मिले थे, जो सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ग्रो हो रही है, उनमें भी ऑल्दो ग्रोथ तो होगी पर वो लॉन्ग टर्म में होगी, पर मार्केट ने वो पूरी ग्रोथ डिस्काउंट कर ली है अभी के टाइम में, तो उनके वैल्यूएशंस भी काफी एक्सपेंसिव लग रहे थे। सो ऐसे कई सेक्टर्स है जहाँ पे हम ट्रैक करते हैं बट डिप्लॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग कंपनीज है, अच्छी बिजनेस है, पर उनकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, और जहाँ पे हमें लगा कि वैल्यूएशन रीजनेबल है, वहां पे हम डिप्लॉय करते जा रहे हैं। अच्छा, क्विकली एक चीज़ और उसके बाद हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात भी करेंगे। रौनक जी, क्या सजेशन आपके हिसाब से रहेगा हमारे व्यूअर्स को, इन्वेस्टर्स को, जो अभी भी अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी प्रॉफिट्स बुक नहीं किए हैं? अब दो तबके हैं, एक ऐसे सेगमेंट भी है, मासेस हैं जो कि प्रॉफिट थोड़ा लेकर बैठे हैं, कुछ ऐसे हैं कि अब वो सोच रहे हैं कि ऑलरेडी मार्केट इतना नीचे आ चुका है, अब क्या ही आएगा, तो अब क्यों पोजीशंस प्रॉफिट्स लेने हैं? क्या अभी भी प्रॉफिट्स लेने का टाइम है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इससे एक चीज समझ में आती है कि इन्वेस्टर का टाइम फ्रेम क्या है इन्वेस्टमेंट का। अगर किसी इन्वेस्टर ने लॉन्ग टर्म गोल के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी प्रोडक्ट चूज किया है, एसेट क्लास चूज किया है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये सवाल उतना इन्हें इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो गोल है, जब उनको पैसे चाहिए, वो काफी लॉन्ग टर्म है। और लॉन्ग टर्म का मतलब ऐसे नहीं कि जो टैक्स के हिसाब से होता है 1 साल का लॉन्ग टर्म, वैसे नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 5 साल से ज्यादा जिसका टाइम फ्रेम हो, जो इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सके, उनके लिए ये जो पीरियड है वो इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि लिक्विडेट करना। अगर लॉन्ग टर्म आपका गोल है, तो इक्विटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए आपके पूरे पोर्टफोलियो का। तो हम अज्यूम करेंगे कि इनका ज्यादा से ज्यादा पोर्टफोलियो इक्विटी में है, इनका गोल अगर लॉन्ग टर्म है, 5 साल से आगे इनका गोल है, तो ऐसे जो इन्वेस्टर है उन्हें डरना नहीं चाहिए। उन्हें सिस्टमैटिक रूट से जो उनके एसआईपी या इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं वो कंटिन्यू करने चाहिए। पर अगर किसी ऐसे इन्वेस्टर है जिसका गोल 5 साल से कम है, या 3-4 साल में उनका इन्वेस्टमेंट गोल मीट होने वाला है, जिनमें पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, ऐसे जो इन्वेस्टर है उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट करना ये करेक्ट एसेट क्लास नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जो डेट प्रोडक्ट्स है या बैंक फिक्स डिपॉजिट्स है, जहां पे पैसे सेफ रहे और उनका गोल मीट हो पाए, ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स चूज करने चाहिए। ये टाइम फ्रेम के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा कि अगर लॉन्ग टर्म हो तो बुक प्रॉफिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका गोल अभी नजदीक नहीं है। और जिसका गोल नजदीक है, जिसको पैसे की जरूरत शॉर्ट टर्म में पड़ने वाली है, आई थिंक ये टाइप के इन्वेस्टर्स है, उन्हें प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ये तो रही सलाह उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो अभी भी इन्वेस्टेड हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए, वो यहाँ पर रौनक जी ने समझाई। लेकिन चलिए अब बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, रौनक जी आप प्लीज़ बताइएगा, ये शायद इकलौता फंड है जिसने पिछले 3 से 6 महीने में पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, ऐसे समय में जब ज़्यादातर फंड्स की तरफ से परफॉर्मेंस या तो फ्लैट रही है या थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर भी रही है, अगर बहुत करेक्शंस भी नहीं हुई। और इनफैक्ट रौनक जी, मार्केट वॉलेटाइल हो तो तमाम एनालिस्ट लॉबी कहती है फ्लेक्सी कैप फंड लीजिए, लॉन्ग टर्म व्यू है तो फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए, रिस्क लेना चाहते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब हर तरीके से ये कैटेगरी फिट होती है। तो पहले तो बताइए प्लीज़ कि इस स्मार्ट परफॉर्मेंस के पीछे के कारण क्या रहे, और फ्लेक्सी कैप फंड क्यों मस्ट कीप इन पोर्टफोलियो फंड कहा जाता है? आपके दूसरे प्रश्न का जवाब पहले लेता हूँ, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कैटेगरी क्यों है। फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी जो है, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में गिनी जाती है, ये कैटेगरी का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि फंड मैनेजर का चॉइस होता है कि जैसे मार्केट ऊपर नीचे हो, तो क्या लार्ज कैप में कितने एलोकेशन होने चाहिए, मिड कैप में कितने होने चाहिए, स्मॉल कैप में कितने होने चाहिए, फंड मैनेजर डिसाइड कर सकता है। ये डिफाइंड नहीं होता है कैटेगरी में। अगर हमें लग रहा है कि अभी लार्ज कैप में ज्यादा अट्रैक्टिव रीजनेबल वैल्यूएशन है, तो ज्यादा पोर्टफोलियो लार्ज कैप की तरफ होगा। अगर मिड एंड स्मॉल कैप के लग रहा है कि वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो उनमें एक्सपोजर थोड़ा कम होगा फंड में। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये फंड मैनेजर को मिलती है। इसलिए फ्लेक्सी कैप फंड का सबसे बेहतरीन फीचर यही है कि अगर हमें लगे कि हमें डिप्लॉय करना ही नहीं है मार्केट में, तो हम थोड़ा कैश भी रख सकते हैं पोर्टफोलियो में।
और कैश की स्ट्रेटेजीज भी होती है। तो कैश का मतलब ऐसे नहीं कि 0% रिटर्न मिल रहा है उसके ऊपर। इसका मतलब है कि हम जो एटलीस्ट मनी मार्केट रिटर्न है, जो लिक्विड फंड में रिटर्न है, उतना तो मिल जाता है कैश में, या फिर हम आर्बिट्राज भी कर सकते हैं यही फंड में। ये भी अलाउड होता है। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर को कि ये कहाँ पे कितना एलोकेशन कर सके, जैसे मार्केट के वैल्यूएशंस के हिसाब से। और बात करें फराब फ्लेक्सी कैप के बारे में, तो ऑफ कोर्स जब हम हाइंडसाइट में देखते हैं, रियर व्यू में देखते हैं, तब लगता है कि अरे रिटर्न्स तो काफी अच्छे हैं, वोलेटिलिटी कम है। पर इसके 2-3 कारण ऐसे हो सकते हैं हमारे हिसाब से कि जब हम कंपनीज बाय करते हैं पोर्टफोलियो में, उनकी जो एंट्री वैल्यूएशंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये कंपनीज हमने फिल्टर की है फॉर क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ प्रमोटर। तो लास्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है वो है एंट्री वैल्यूएशन, कि कौन से प्राइस पे कंपनी हम पोर्टफोलियो में बाय करें। और ये थोड़ी स्ट्रिक्टली हम फॉलो करते हैं कि अगर कोई कंपनी पसंद भी हमें आई है तो उसे हम कोई भी वैल्यूएशन पे बाय नहीं करते। हम वेट करते हैं कि प्राइस ओके। रीजनेबल हो, अच्छी हो। और जो हम इन्वेस्टमेंट की जो टाइम होराइजन हमारी भी है वो भी हम लॉन्ग टर्म रखते हैं, कि अगर ओवर अ साइकिल, ओवर लॉन्ग टर्म ये बिजनेस कैसे परफॉर्म करेगा, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो फिर हम ये बिजनेस बाय करते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है जिससे ओके। वोलेटिलिटी एनएवी की थोड़ी कम हो। सेकंड कारण ऐसा भी है कि थोड़ा सा पोर्टफोलियो जो अभी है अराउंड 12-13% वो ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। उसके कारण ओके। थोड़ा सा पोर्टफोलियो का जो एक्सपोजर है वो इंडियन मार्केट के हिसाब से नहीं मूव करता। सो हमारे पोर्टफोलियो में 4 ग्लोबल स्टॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जो फेसबुक कंपनी है, अल्फाबेट जो गूगल की कंपनी है, और अमेजॉन। ये 4 कंपनी पोर्टफोलियो में है। तो ये कंपनीज की जो मूवमेंट है स्टॉक प्राइस की या बिजनेस की, ये अपने इंडियन मार्केट से इतनी ज्यादा लिंक्ड नहीं है। तो अगर वहां पे स्टॉक ऊपर जा रहा है और यहाँ पे अपना मार्केट गिर रहा है, तो थोड़ा सा बफर हमारे एनएवी में मिल जाता है, जिसमें हमारा एनएवी उतना नहीं गिरेगा जितना इंडियन मार्केट में एनएवी अगर फुल एक्सपोज होगा तो उतना गिरेगा। और तीसरी चीज जो है कि जब वैल्यूएशंस ओवरऑल मार्केट में ज्यादा एक्सपेंसिव है, हमारे चॉइस की कंपनीज हमें नहीं मिल रही है अच्छे वैल्यूएशन पे, तो हमारे पास एक चॉइस बनती है कैश में थोड़ा सा पोर्टफोलियो रखे। तो थोड़ा सा कैश रखने की वजह से भी जो मार्केट में सडन ड्रॉप आता है उसका इम्पैक्ट पूरी तरह से हमारा फंड नहीं झेलता। पर ये जो आपने टाइम फ्रेम चूज किया 3 से 6 महीना, वो आई थिंक थोड़ा सा आई डोंट थिंक इट्स वेरी एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट दैट टाइम फ्रेम। एक्यूरेट से ज्यादा सही नहीं होगा कि ये शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम देखे। तो ये अगर आप टाइम फ्रेम थोड़ा सा एक्सपांड करें, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो हमारे फंड ने 10 साल कंप्लीट किए, तो आप ये टाइम फ्रेम देख सकते हैं और उस टाइम फ्रेम से ये फंड को जज कीजिए, ये रिटर्न को जज कीजिए, ना कि जस्ट 3 और 6 महीने। 3 और 6 महीने जज करना काफी आसान है बिकॉज नंबर्स अवेलेबल होते हैं, बट आई थिंक वो अप्रोप्रिएट नहीं है कि इक्विटी एसेट क्लास ये लॉन्ग टर्म वाला एसेट क्लास है। सो ये 3 से 6 महीने वाला उतार चढ़ाव देख के, रिटर्न देख के कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, ये जज करना बराबर नहीं है। बिल्कुल। और सिंस इंसेप्शन देखें तो मोर देन 20% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न यहाँ से आते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और बारीकियाँ इस फंड से जुड़ी हुई समझने की कोशिश करेंगे। कॉम्पोजिशन, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है इस फंड का विद रिगार्ड्स टू सेक्टर्स इंडियन मार्केट्स में, उस पर भी करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।